हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीएस के स्टडी पर। तो अभी हम करने जा रहे हैं सीटेट की क्लास स्टार्ट। जुड़ जाइएगा सभी लोग क्लास में। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सीटीपी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी, विकास एक रैखिक मार्ग का अनुसरण करता है और कभी पीछे नहीं मुड़ता। ऑप्शन नंबर सी, विकास बहुआयामी है और यह आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों में विकास की दर बिल्कुल समान होती है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकास बहुआयामी है और यह आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक विचार विकसित कर लेता है और वस्तुओं को शब्दों से दर्शाने लगता है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, संवेदी पेशी अवस्था। ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें बच्चा प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है, जिससे वह समझने लगता है कि शब्द और वस्तुएं किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बच्चों के स्वयं से बात करने की क्रिया निजी वाक को क्या कहते हैं। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अहम केंद्रित सोच का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भाषा का एक दोष। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने की एक विकासात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, बड़ों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक बच्चों की आत्मनियमन की क्षमता को दर्शाता है, जिससे वे अपने व्यवहार और सोच को दिशा देते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब कोई बच्चा सामाजिक नियमों और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सही व्यवहार करता है तो वह किस स्तर पर है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर डी, गैर पारंपरिक स्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर पर बच्चे सामाजिक नियमों, कानूनों और दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप नैतिक निर्णय लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल शिक्षक से छात्र की ओर एक तरफा होता है। ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय रूप से ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया और करके सीखने द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी, केवल पुरस्कार और दंड द्वारा संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया और करके सीखने द्वारा होता है। प्रगतिशील कक्षा के जनक जॉन डीवी को माना जाता है। इनके अनुसार ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया और स्वयं करके सीखने से होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक कुशल मूर्तिकार या नाविक के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए, भाषाई बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी, तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का संबंध दृश्यों, आकारों को मानसिक रूप से समझने की क्षमता है, जो मूर्तिकार, नाविक और चित्रकार में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए, विशेष बच्चों को अलग स्कूलों में पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही नियमित स्कूल में समान रूप से शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर सी, केवल मेधावी बच्चों को ही मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही नियमित स्कूल में समान रूप से शिक्षा देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जेंडर एक कैसी संरचना है जबकि लिंग एक निर्धारक है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जैविक सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक जैविक। ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक और मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक तथा आर्थिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक तथा जैविक। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा तय की जाती है, जबकि लिंग एक जैविक तत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9,
अधिगम के लिए आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को अंकों के आधार पर रैंक देना। ऑप्शन नंबर बी छात्रों को अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण श्रेणियों में बांटना। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को प्रतिपुष्टि देना और सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी वर्ष के अंत में छात्रों की याद रखने की क्षमता का परीक्षण करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को प्रतिपुष्टि देना और सुधार करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षार्थी को पढ़ने, शब्दों को पहचानने और वाक्यों का अर्थ समझने में निरंतर कठिनाई होती है, वह किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से ग्रसित है? ऑप्शन नंबर ए डिसकैलकुलिया। ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी डिसेबल्ड ग्राफिया। ऑप्शन नंबर डी ADHD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक पठन अक्षमता है जिसमें अक्षरों को पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक से डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेना। ऑप्शन नंबर सी किसी विषय में गहरी रुचि होने के कारण उसके बारे में अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी माता पिता से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी विषय में गहरी रुचि होने के कारण उसके बारे में अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ना। जब कोई कार्य बिना किसी बाहरी पुरस्कार के केवल अपनी खुशी और जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए किया जाता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों की त्रुटियों के संबंध में वर्तमान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन नंबर ए त्रुटियां बच्चों की बेवकूफ़ी को दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर बी त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और वे बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देती हैं। ऑप्शन नंबर सी त्रुटियों को तुरंत कड़ी सजा देकर रोका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी त्रुटियां दर्शाती हैं कि बच्चे सीखने योग्य नहीं हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि गलतियां यह दर्शाती हैं कि बच्चा कैसे सोच रहा है और ये अधिगम की खिड़की की तरह होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और वे बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए योगात्मक और रटने पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी मानकीकृत और केवल बहुविकल्पी। ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक बहुआयामी और बच्चे के समग्र विकास पर केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी केवल शिक्षक केंद्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक बहुआयामी और बच्चे के समग्र विकास पर केंद्रित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज़ और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना और कोई मार्गदर्शन न देना। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक द्वारा पूरी कक्षा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज़ और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए विकास पैर से सिर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी विकास केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। तो शीर्षगामी नियम के अनुसार विकास हमेशा सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की दिशा में आगे बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विकास सिर से पैर की ओर होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 सामाजिकीकरण की द्वितीयक संस्था में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए केवल परिवार। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय, मीडिया और धार्मिक संस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी माता पिता और भाई बहन। ऑप्शन नंबर डी केवल आस पड़ोस। परिवार प्राथमिक संस्था है जबकि स्कूल, मीडिया, पड़ोस और धार्मिक स्थान ये सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्यालय, मीडिया और धार्मिक संस्थाएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 जीन पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा अपने पुराने स्कीमा में बदलाव करके नई जानकारी को शामिल करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण, समायोजन, साम्य धारण, संगठन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समायोजन। जब पुरानी सोच स्कीमा काम नहीं करती है और नई जानकारी के कारण उसमें बदलाव या संशोधन करना पड़ता है तो उसे समायोजन अकमेंडेशन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 ले वाइगोत्स्की के अनुसार वह क्षेत्र जो एक बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और वह दूसरों की मदद से कर सकता है उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? पाड़, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD, आत्म नियमन या फिर
बुद्धि लब्धि। ZPD वह दूरी है जहाँ बच्चा किसी कुशल मार्गदर्शक की मदद से लक्ष्य तक पहुँचता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अधिनायकवादी, आदेश देने वाली, सुगमकर्ता, सुविधादाता या फिर केवल उपदेशक? NCF 2005 के अनुसार शिक्षक ज्ञान का दाता नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता है जो बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। सुगमकर्ता और सुविधादाता दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण निम्न में से क्या है? कम समझ होना, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, रटने की प्रवृत्ति। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। अपसारी चिंतन का अर्थ एक ही समस्या के अलग अलग और नई नई जानकारी प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में सतत क्या क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, साल में एक बार परीक्षा लेना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित और निरंतर अंतराल पर आकलन करना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को हर हफ्ते कड़ी परीक्षा के दौर से गुजारना। ऑप्शन नंबर डी, केवल बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित और निरंतर अंतराल पर आकलन करना। सतत का अर्थ है साल भर शिक्षण के साथ लगातार आकलन करना, न कि अंत में परीक्षा का परिणाम लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझना चाहिए और उन्हें कक्षा की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें बहुत कठिन गृह कार्य देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, यह मान लेना चाहिए कि वे नहीं सीख सकते। तो आप एक शिक्षक के रूप में वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझकर उन्हें कक्षा की गतिविधियों में शामिल करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। बुद्धिमत्ता के संदर्भ में IQ परीक्षणों की प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये परीक्षण बहुत सस्ते होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये परीक्षण सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह से निष्पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये अक्सर सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं और बुद्धि के सभी आयामों को नहीं मापते। ऑप्शन नंबर डी, ये बच्चों के शारीरिक विकास को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये अक्सर सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं और बुद्धि के सभी आयामों को नहीं मापते। पारंपरिक IQ परीक्षण अक्सर विशिष्ट संस्कृतियों के प्रति झुकाव रखते हैं और मानव बुद्धि के सभी व्यवहारिक पहलुओं को नहीं माप पाते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। संज्ञान और संवेग के बीच कैसा संबंध है? ऑप्शन नंबर ए, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ऑप्शन बी, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान संवेगों को नियंत्रित करता है लेकिन संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखते हैं, संज्ञान और संवेग आपस में पूरी तरह जुड़े हुए होते हैं। हमारा मानसिक स्तर हमारी संवेगों को और संवेग हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25। एक बच्चा तर्क देता है कि खिलौने वाली कार जीवित है क्योंकि यह चल सकती है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस सोच का प्रदर्शन कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, जीववाद। ऑप्शन बी, संरक्षण। ऑप्शन सी, वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन नंबर डी, परिकल्पित तर्क। निर्जीव वस्तुओं को सजीव माना, जैसे कार या गुड़िया को जीवित समझना, यह पियाजे के अनुसार जीववाद कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26। प्रतिभाशाली बच्चों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, वे बहुत धीमी गति से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में गहरी रुचि और मानसिक तत्परता दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें बार बार एक ही कार्य को दोहराना पसंद होता है। ऑप्शन नंबर डी, उसमें सामाजिक कौशल की भारी कमी होती है। तो हम बात कर रहे हैं प्रतिभाशाली बच्चों की। तो प्रतिभाशाली बच्चों में उच्च मानसिक क्षमता, जिज्ञासा और कठिन चुनौतियों को हल करने की तीव्र इच्छा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वे चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में गहरी रुचि और मानसिक तत्परता दिखाते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक है? ऑप्शन ए, छात्र की परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी, छात्र की जन्मजात रुचि। ऑप्शन सी, विद्यालय का वातावरण और शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। ऑप्शन नंबर डी, छात्र का आनुवंशिक ढांचा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोहल वर्ग के
नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर डी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, विकास के किस काल को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था अत्यधिक तनाव, तूफान और संवेगात्मक उथल पुथल का काल है। पढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षण की खोज विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देने पर, ऑप्शन बी छात्र की सक्रिय खोज और अन्वेषण पर, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तकों को रटने पर, ऑप्शन नंबर डी बार बार परीक्षा देने पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छात्र की सक्रिय खोज और अन्वेषण पर। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों के लिए एक ही कठोर शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत अंतरों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विविध शिक्षण शैलियों और विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी कम अंक लाने वाले बच्चों को कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विविध शिक्षण शैलियों और विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार स्कूली आयु 6 से 12 वर्ष के दौरान बच्चा किस द्वंद्व का सामना करता है? ऑप्शन नंबर ए विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन बी स्वायत्त बनाम शर्म, ऑप्शन सी परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन डी पहचान बनाम पहचान भ्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिश्रम बनाम हीनता। इस आयु में बच्चे स्कूल जाते हैं और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। सफल होने पर परिश्रम और असफल होने पर हीनता की भावना आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों में स्वनियमन कौशल का विकास क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए ताकि वे शिक्षकों की नकल कर सकें, ऑप्शन बी ताकि वे अपने स्वयं के विचारों व्यवहारों और सीखने की प्रक्रिया की निगरानी और नियंत्रण कर सकें, ऑप्शन नंबर सी ताकि वे परीक्षा से आगे निकल सकें, ऑप्शन नंबर डी वे शांत मूक श्रोता बने रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वे अपने स्वयं के विचारों व्यवहारों और सीखने की प्रक्रिया की निगरानी और नियंत्रण कर सकें। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, कूदना, धागे में मोती पिरोना, लिखना या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धागे में मोती पिरोना या लिखना। उंगलियों और छोटी मांसपेशियों के महीन समन्वय वाले कार्यों जैसे लिखना पिरोना को सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन को। समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी विकास रीढ़ की हड्डी से शरीर के बाहरी हिस्सों की ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी विकास केवल विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ऑप्शन नंबर डी विकास केवल किशोरावस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकास रीढ़ की हड्डी से शरीर के बाहरी हिस्सों की ओर होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं? बार बार रटने से, दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके और उनका अनुकरण करके, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी केवल अंतर्दृष्टि द्वारा। तो बंडूरा का मानना यह है कि बच्चे समाज में बड़ों और आदर्शों के व्यवहार को देखकर अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण प्रदान करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक भय और कड़े अनुशासन का, ऑप्शन नंबर बी जहां बच्चों को नए विचार व्यक्त करने और गलतियां करने की स्वतंत्रता हो, ऑप्शन नंबर सी जहां केवल पाठ्य पुस्तक के उत्तरों को ही सही माना जाए, ऑप्शन नंबर डी जहां कोई गतिविधि ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड विने, चार्ल्स स्पियरमैन, एल थर्स्टन। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स स्पियरमैन। चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था जिसमें सामान्य कारक जी फैक्टर और विशिष्ट कारक एस फैक्टर शामिल है। बढ़ते क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण, शिक्षकों की कोई भागीदारी ना होना क्योंकि यह माता पिता का कार्य, ऑप्शन नंबर सी कक्षा का नियंत्रित और तनावपूर्ण वातावरण, ऑप्शन डी कक्षा का अधिकारवादी वातावरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। लोकतांत्रिक माहौल में बच्चे अपनी संवेगों को खुलकर
अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों में से कौन सा नियम यह बताता है कि यदि किसी कार्य को करने से संतुष्टि मिलती है तो उसे जल्दी सीख लिया जाता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर बहुप्रतिक्रिया का नियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम। आई होप आप सभी को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।